हेलो एवरीवन। अभी रिसेंटली रशिया और यूक्रेन के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रीज़न बिहाइंड रशिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ी सी यूक्रेन की हिस्ट्री के बारे में जानना होगा। यूक्रेन एक कंट्री के बनने से पहले यूएसएसआर का पार्ट था। फिर यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के साथ ही 24 अगस्त 1991 में ये इंडिपेंडेंट कंट्री बनी। इफ़ वी लुक एट द मैप ऑफ यूक्रेन तो ये अपनी ईस्टर्न बाउंड्री रशिया के साथ शेयर करता है। तो ये बहुत नेचुरल सी बात है कि यहाँ के लोग रशिया से काफ़ी सिमिलैरिटीज़ रखते हैं। यही रीज़न है कि यूक्रेन के ईस्टर्न साइड में प्रो रशियन रहते हैं, मतलब ये कल्चरली और एथनिसिटी में रशिया के ज़्यादा क्लोज हैं एज़ कम्पेयर टू द मेजोरिटी ऑफ यूक्रेनियन, और लैंग्वेज भी रशियन ही बोलते हैं। लेकिन वेस्ट साइड ऑफ यूक्रेन और इसकी कैपिटल सिटी कीव में सिचुएशन कुछ डिफरेंट है, और वहाँ लोग प्रो वेस्टर्न है, मतलब वेस्टर्न आइडियोलॉजी और कल्चर को फॉलो करते हैं और ख़ुद को एज अ वेस्टर्न कंट्री ही रिकॉग्नाइज करते हैं। ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस इस कॉन्फ्लिक्ट को एक बेस देता है। नाउ लेट्स डिस्कस कि ये कॉन्फ्लिक्ट सरफेस पर दिखना कब स्टार्ट हुआ था। तो ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था विक्टर यानुकोविच के इलेक्शन के बाद, जो कि 2010 में हुए थे। ये एक प्रो रशियन है। अब ये क्योंकि प्रो रशियन है तो ऑब्वियसली इन्होंने रशिया के साथ ज़्यादा अच्छे रिलेशन बनाने स्टार्ट कर दिए और कई एग्रीमेंट भी साइन किए। यूक्रेन मेनलैंड के लोग इसके कम्प्लीटली अगेंस्ट थे और यूक्रेन की कैपिटल कीव में लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। वो चाहते थे कि ये यूरोपियन यूनियन एसोसिएशन को ज्वाइन करे, ना कि रशिया पर ध्यान दे। इस प्रोटेस्ट के साथ एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया और इस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट लॉ भी पास किया, जिससे काफ़ी वायलेंस भी हुई थी। अब साधारण सी बात है कि ऑनगोइंग प्रोटेस्ट और रशिया की फेवर करने की वजह से ये अपना नेक्स्ट इलेक्शन हार गए और अगले प्रेसिडेंट बने पेट्रो पोरोशेंको, जो कि प्रो वेस्टर्न है, मतलब कि ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ अलायंस में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, जैसा कि वहाँ की मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक चाहती थी। पेट्रो पोरोशेंको ने वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ अलायंस बनाने स्टार्ट भी कर दिए थे। रशिया इस पूरी सिचुएशन को क्लोजली वॉच कर रहा था और उसे लगा कि प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट की वजह से उसका इन्फ्लुएंस यूक्रेन पर काफ़ी कम हो सकता है। इसलिए रशिया ने क्रीमिया, जो कि सदर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन है, उस पर अटैक किया और उसे कैप्चर भी कर लिया। तब से क्रीमिया रशिया के ही अंडर कंट्रोल है। उसके बाद 2019 में वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की आए और ये भी प्रो वेस्टर्न है, जो कि अगेन रशिया के फेवर में नहीं है। तब से ईस्टर्न यूक्रेन बॉर्डर पर, जो कि प्रो रशियन है, वहाँ रशियन ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ गया है। यहाँ यूक्रेन ये डिमांड कर रहा है कि रशियन ट्रूप्स को वहाँ से हटाया जाए और कंप्लीट सीज फायर हो। वहीं रशिया ये डिमांड कर रहा है कि दोनबास रीजन को ऑटोनॉमी दी जाए, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट खुद वहीं के लोग चुने। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे लोग प्रो रशियन है तो गवर्नमेंट भी वैसी ही आएगी दोनबास में, और ये यूक्रेन गवर्नमेंट परमिट बिल्कुल नहीं कर सकती। इस कॉन्फ्लिक्ट का अनदर रीज़न है नाटो। नाटो एक यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ का मिलिट्री अलायंस है, जिसके अकॉर्डिंग अगर नाटो की मेंबर कंट्री पर कोई भी अटैक होगा तो उसे नाटो का फुल मिलिट्री सपोर्ट मिलेगा। कई कंट्रीज़ जो पहले यूएसएसआर का पार्ट थी वो अब नाटो का पार्ट बन चुकी हैं। यूक्रेन, जो कि पहले यूएसएसआर का पार्ट था, वो भी नाटो ज्वाइन करना चाहता है, जो कि अगेन रशिया के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए रशिया बिल्कुल नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन करे, लेकिन यूक्रेन की पब्लिक इसके फुल सपोर्ट में है। अभी रिसेंटली अमेरिका ने अपने ट्रूप्स अफ़गान से विड्रॉ कर लिए हैं, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये इंडिकेट करता है कि यूएस अभी ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट की पोजीशन में नहीं है, मे बी बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल और पॉलिटिकल रीजंस। वहीं रशिया यूएस की इस वीकनेस का फ़ायदा उठाकर यूक्रेन में इन्वेड करने की सोच रहा है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ईस्ट यूक्रेन की पब्लिक भी रशिया का इसमें पूरा साथ दे रही है। तो ओवरऑल ये होल कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल डिफरेंसेस विद इन यूक्रेन और इंटरनेशनल लेवल पर वेस्टर्न कंट्रीज़ और रशिया की आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस पर बेस्ड मान सकते हैं। होप यू गाइज अंडरस्टूड द ओवरव्यू ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।